हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस विंग्स। आज हम न्यूमेरिकल सेशन स्टार्ट करेंगे, तो उसकी थ्योरी देख लेते हैं। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है? टर्न अराउंड टाइम आता है कंप्लीशन टाइम में से माइनस करो अराइवल टाइम। इसका फॉर्मूला ये। और टर्न अराउंड टाइम होता क्या है? टाइम टेकन फ्रॉम अराइवल टू कंप्लीशन। जब जैसे ही उसको सीपीयू एलोकेट हुआ वहां से लेके जब तक वो कंप्लीट ना कर ले फाइनली, तब तक का टाइम उसको बोलते हैं टर्न अराउंड टाइम। वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम होता है टर्न अराउंड टाइम में से माइनस कर दो बर्स्ट टाइम। यानी कि फॉर एग्जांपल जैसे राउंड रॉबिन के अंदर P1 प्रोसेस यहाँ आई, फिर उसके बाद कुछ प्रोसेसेस रन हुई, फिर P1 प्रोसेस यहाँ आई, फिर प्रोसेसेस रन हुई, फिर फाइनली यहाँ पर वो कंप्लीट हुई है, राइट। तो ये क्या था? ये टोटल जब हम टाइम कैलकुलेट करेंगे तो टर्न अराउंड टाइम में हम कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम की, अराइव 0 पे हुई थी और लेट से कंप्लीट वो 22 सेकंड्स के बाद हुई है, तो वो टर्न अराउंड टाइम है, राइट। वेटिंग टाइम क्या होता है? वेटिंग टाइम होता है कि टर्न अराउंड टाइम में से माइनस कर दो बर्स्ट टाइम को। वो होता है वेटिंग टाइम, कितने टाइम तक उसने वेट किया, यानी यहाँ पर वो कितने टाइम तक वेट कर रही है सीपीयू का, ठीक है, वो होता है वेटिंग टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या होता है? कंप्लीशन टाइम होता है फिनिश टाइम इन गैंट चार्ट। जो फिनिश टाइम है उसको ही कंप्लीशन टाइम बोलते हैं, जैसे इसका यहाँ पे 22 है। रिस्पॉन्स टाइम क्या होता है? रिस्पॉन्स टाइम इज इक्वल टू स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, कि वो अराइव कब हुई थी। फॉर एग्जांपल जैसे ये अराइव 0 सेकंड पे हो गई, बट इसको सीपीयू मिला है 2 सेकंड्स पे, ठीक है। तो इसका क्या रहेगा रिस्पॉन्स टाइम? इसका रिस्पॉन्स टाइम रहेगा स्टार्ट टाइम माइनस अराइवल टाइम, यानी कि 2 सेकंड्स, राइट। तो ये होता है रिस्पॉन्स टाइम। नेक्स्ट आता है थ्रूपुट। थ्रूपुट क्या होता है कि कितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस पर यूनिट, यानी टोटल टाइम में कितनी प्रोसेसेस रन हुई है, वो हुआ है थ्रूपुट। सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या होता है? बिजी टाइम को डिवाइड करेंगे टोटल टाइम से इनटू 100, तो वो होता है सीपीयू यूटिलाइजेशन। अब क्वेश्चन पे चलते हैं इसके। सबसे पहला क्वेश्चन आता है कंसीडर 4 प्रोसेसेस लिए उसके बर्स्ट टाइम गिवन है P1 का 6, P2 का 8, P3 का 7 एंड P4 का 3। इफ सिस्टम यूजेस शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट एंड ऑल अराइव एट टाइम 0, कि सारे के सारे टाइम 0 पे ही अराइव हो रहे हैं, ठीक है, ये एज्यूम करना है। तो व्हाट इज द एवरेज वेटिंग टाइम? तो इसके अंदर पहले देखिए शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट है, तो इट मींस कि ये प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग है, यानी कि एक प्रोसेस आएगी फिर वो दूसरी प्रोसेस, अगर शॉर्टेस्ट जॉब की कोई और प्रोसेस आ गई तो वो क्या करेगा? प्रीएम्प्ट करेगा, राइट। तो इसको हम एग्जाम मतलब कि सॉल्व करके देखते हैं तो आपको अच्छे से क्लियर होगा। नाउ अब इसका गैंट चार्ट बनाते हैं। देखिए सबसे पहले प्रोसेस कौन सी आई? सबसे पहले जो हम लेंगे कि सबसे, क्योंकि सारी की सारी 0 टाइम पे ही अराइव हो रही हैं, तो हम किसको लेंगे? हम लेंगे सबसे शॉर्टेस्ट जॉब को। अगर ये 0 टाइम पे ना अराइव होके सबके अराइवल टाइम अलग अलग होते तो सबसे पहले हम किसको एलोकेट करते? जो जॉब सबसे पहले आई है ना उसको एलोकेट करते। बट यहाँ पे तो सारी की सारी 0 टाइम पे ही आ रही है ना प्रोसेसेस, तो हम जिसका सबसे कम टाइम होगा ना, बर्स्ट टाइम सबसे कम होगा, हम उसको लेके आएंगे, यानी कि P4 आएगा यहाँ पर 0 2, इसका टाइम क्या है 3, तो ये 3 टाइम तक P4 रन होएगा, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद कौन सी आएगी? उसके बाद आएगी P1, तो P1 को लेके आएंगे यहाँ पर, ठीक है, वो 6 टाइम के लिए रन होएगा, तो ये 9 तक रन हुआ, ठीक है। नेक्स्ट आया P3 रन हो रहा है कितने टाइम के लिए? 7 टाइम्स के लिए, ठीक है। तो 7 सेकंड्स के लिए रन हो रहा है, तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट लास्ट में आएगा P2 को कितनी देर के लिए वेट करना? P2 का कितने टाइम में एग्जीक्यूट होगा P2? 8 कर दो तो 24, ठीक है। तो ये आ गया। तो अब देखना है क्या क्या क्वेश्चन पूछा है कि एवरेज वेटिंग टाइम निकालना। सबसे पहले सबके इंडिविजुअल वेटिंग टाइम निकाले जाएंगे। तो P1 का वेटिंग टाइम क्या है? P1 का वेटिंग टाइम है कि वो 3 सेकंड्स के लिए वेट कर रहा है, ठीक है। P2 का वेटिंग टाइम क्या है? वो 16, राइट, 16 सेकंड्स के लिए वेट कर रहा है। P3 9 सेकंड्स के लिए वेट कर रहा है एंड P4 0 सेकंड्स के लिए वेट कर रहा है। तो इन सबको ऐड करो और इनका एवरेज निकाल लो, ठीक है। 3 प्लस 16 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, ये 0 था ना, तो डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 7 मिली सेकेंड। 7 मिली सेकेंड्स के अराउंड कौन सा इसमें है ऑप्शन? तो ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा 7.25 मिली सेकेंड्स, राइट। Now, next question. In a round robin scheduling algorithm with time quantum दे रखा है 4 milliseconds का, the processes have the following burst time. उसके अंदर following ये burst times है सारी processes के, तो कैलकुलेट करना है हमें completion time of P2 का कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हम टाइम कैसे करेंगे इसको राउंड रॉबिन में? सबसे पहले प्रोसेस कौन सी आएगी इसमें? पहले तो FCFS ये फॉलो किया जाता है, यानी कि जो सबसे पहले आ रही है उसी को ही पहले सर्व किया जाए। तो इसके अंदर हमें कुछ भी नहीं पता ना कि कौन सी प्रोसेस को पहले सर्व करना, तो हम सीक्वेंस में ही लेके चलेंगे सबको। P1 पहले P1 आई, P1 को लेट से क्योंकि 4 मिली सेकंड्स के लिए रन करना है तो 4 मिली सेकंड्स, ठीक है। उसके बाद P2 को रन करेंगे और टाइम रिमेनिंग कितना रह गया इसका? अब इसको कितने 1 सेकंड 1 मिली सेकंड रह गया, इतने टाइम के लिए इसको रन होना भी बाकी है, ठीक है। नाउ फिर आता है P2 को 4 सेकंड्स के लिए रन किया, उसको 4 सेकंड्स के लिए सीपीयू शेड्यूल किया, तो इसका कितना आ गया?
कितना बच गया इसके अंदर 5 मिली सेकेंड। अभी 5 मिली सेकेंड्स का और इसको एग्जीक्यूट होना बाकी है। ठीक है, P3 आया, P3 भी 4 सेकंड्स के लिए आएगा तो ये 12 हो गया। ठीक है, और ये कितना रह गया इसका, यानी 4 सेकंड्स के लिए आया तो 2 मिली सेकंड्स का रन होना रह गया। राइट, अब दोबारा से P1 की टर्न आई, P1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा, P1 पूरा रन हो जाएगा और ये कंप्लीट हो गया, 1 सेकंड के लिए कंप्लीट हो गया, 13 आ गया। अब उसके बाद P2 को 4 सेकंड्स के लिए रन किया था, 5 के लिए रहता है तो P2 को दोबारा से 4 सेकंड्स के लिए रन करो तो ये 17 तक रन होगा। ठीक है, फिर ये तो पूरा कंप्लीट हो गया, ये 1 मिली सेकंड्स का रह गया। P3 आया, अब उसके बाद P3 को एलोकेट किया जाएगा। P3 कितने सेकंड्स के लिए है, 2 मिली सेकंड्स का रहता था ना, तो यहाँ पे 19, तो ये 19 आ गया। अब दोबारा से P2 रन होएगा यहाँ पे और उसके बाद यहाँ पे 20 आ गया। ओके, तो इसमें P2 का टाइम क्या आ जाएगा, P2 का टाइम आ जाएगा 20 सेकंड्स, क्योंकि 20 मिली सेकंड्स पे ये रन हो रहा है, तो इसको मैं करेक्ट कर लेना, ये ऑप्शन डी होएगा इसका करेक्ट आंसर, 20 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कंसीडर द फॉलोइंग प्रोसेसेस, ये सारी प्रोसेसेस दे रखी है, इसके अराइवल टाइम अब सबके अलग अलग हैं। बर्स्ट टाइम ये गिवन है, फाइंड एवरेज वेटिंग टाइम यूजिंग शॉर्टेस्ट रिमेनिंग टाइम फर्स्ट शेड्यूलिंग, यानी प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का ही दोबारा से क्वेश्चन आ गया है। तो अब इसमें क्या करेंगे, इसके अंदर सबका अराइवल टाइम हमें अलग अलग गिवन है। राइट, तो सबसे पहले 0 से 2 सेकंड, 0 पे कौन सी प्रोसेस आएगी, ये देखिए यहाँ पे 0 पे आएगी P1 ही। ठीक है, P1 आई, लेकिन 2 सेकंड्स पे, जब 2 सेकंड आया तो वहां पे P2 जिसका शॉर्टेस्ट मतलब कि 7 से तो कम है ना इसका बर्स्ट टाइम, तो ये वाला इसको सीपीयू मिल जाएगा। ठीक है, तो 2 सेकंड्स के लिए रन हुई, उसके बाद सीपीयू एलोकेट किया गया P2 को। P2 रन हुई 4 सेकंड्स के लिए। ठीक है, 4 सेकंड्स के लिए रन हुई, 4 के ऊपर P3 ने प्रीएम्प्ट किया, क्योंकि उसका बर्स्ट टाइम क्या है, उसका बर्स्ट टाइम 1 है। ठीक है, उसका बर्स्ट टाइम 1 है ना, तो P3 यहाँ पर आ गई। अब P3 कितनी देर के लिए रन होगी, सिर्फ 1 मिली सेकेंड्स के लिए रन होगी। नाउ अब किसको, P2 और P4 में से किसको चूज किया जाएगा इसमें, फिर उसके बाद जब दोनों का सेम ही बर्स्ट टाइम है तो हम FCFS को चूज करते हैं, जो पहले आया था उसको एलोकेट किया जाए, यानी कि अब हम P2 को एलोकेट करेंगे, P2 को एलोकेट करेंगे तो वो दोबारा से यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, 2 सेकंड्स के लिए रन हो गया था तो 2 सेकंड्स के लिए और रन होएगा तो 7 आ गया। अब 7 पे, अब उसके बाद हम किसको एलोकेट करेंगे, P4 को, यहाँ पर P4 एलोकेट हो जाएगा, वो 11 सेकंड्स के लिए, मतलब यहाँ पे 4 + 4 कर देंगे तो 11 आ जाएगा ना, तो वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट, ये कंप्लीट। अब उसके बाद P1 की टर्न आएगी, P1 जो रिमेनिंग रह गया था वो उसका काम खत्म होएगा, 5 सेकंड्स का रह गया था ना, 2 सेकंड्स के लिए तो पहले से यहाँ पे रन हो गया था, 5 सेकंड्स का काम रह गया था तो 16 मिली सेकंड्स पे P1 भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें फाइंड आउट करना है एवरेज रिमेनिंग टाइम, एवरेज वेटिंग टाइम। तो वेटिंग टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, वेटिंग टाइम निकालने का फॉर्मूला होता है टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। ठीक है, ये होता है। और टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला होता है कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। तो पहले हम टर्न अराउंड टाइम निकालते हैं P1 P2 P3 का। ठीक है, यहाँ पे करते हैं कैलकुलेट टर्न अराउंड टाइम, यहाँ पर लिखते हैं टर्न अराउंड टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या है इसका, यहाँ पे कंप्लीशन टाइम लिख देते हैं। ठीक है, ये कंप्लीशन टाइम देखो, P1 का कंप्लीशन टाइम, P1 फाइनली 16 पे कंप्लीट हो रहा है ना, तो P1 का 16 हुआ, P2 का क्या रहा 7, P3 का 5 एंड P4 का 11। ठीक है, ये इसका कंप्लीशन टाइम है। टर्न अराउंड टाइम क्या है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम, तो 16 रहा टर्न अराउंड टाइम, इसका क्या रहा 7 - 2 5, 5 - 4 1, 11 - 5 6। ठीक है, तो ये सारा का सारा इसका टर्न अराउंड टाइम आ गया। अब वेटिंग टाइम निकालना है, तो वेटिंग टाइम में क्या निकालेंगे, वेटिंग टाइम निकालने के लिए हम करेंगे टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम, तो 16 - 7, तो वो क्या हो जाएगा 9। राइट, 5 - 4 1, 1 - 1 0 एंड 6 - 4 2, तो ये आ गया हमारा वेटिंग टाइम। और वेटिंग टाइम में भी हमें एवरेज वेटिंग टाइम कैलकुलेट करना है, तो 9 + 1 + 0 + 2 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या आ जाएगा 12 बाय में 4 = 3, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 3 मिली सेकेंड्स आ जाएगी। तो करेक्ट आंसर कहाँ है, ए में, ये है करेक्ट आंसर इसका 3 मिली सेकेंड्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रायोरिटी शेड्यूलिंग का, ये नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग का क्वेश्चन है। नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग ही मेंशन करना भूल गई मैं, नॉन प्रीएम्प्टिव शेड्यूलिंग। ठीक है, अब इसके अंदर हमें टर्न अराउंड टाइम निकालना है। टर्न अराउंड टाइम का फॉर्मूला क्या होता है, कंप्लीशन टाइम माइनस अराइवल टाइम। राइट, तो अब स्टार्ट करते हैं, गैंट चार्ट बनाएंगे सबसे पहले। ठीक है, तो इसके अंदर 0 पे कौन सी प्रोसेस आई, 0 पे आई P1 प्रोसेस। ठीक है, अब वो रन होगी तो वो 10 टाइम तक 10 मिली सेकेंड्स तक रन होनी है, तो हो गई। उसके बाद सबसे पहले आई थी ये। ठीक है, उसके बाद अब हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, हाईएस्ट प्रायोरिटी इसकी है ना P2 की, तो P2 को सीपीयू मिल जाएगा, तो P2 एग्जीक्यूट होगी 15 सेकंड तक। ठीक है, यानी कि 5 मिली सेकेंड्स तक रन होगी। ठीक है, इसका कंप्लीशन टाइम क्या हो गया 15। अब सीपीयू किसको मिल जाएगा, अब मिलेगा इसको
जो कि सेकंड नेक्स्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी किसकी है, P4 की है। तो P4 को सीपीयू मिल जाएगा 4 बर्स्ट टाइम तक रन करेगी, यानी 19 तक इतना रन किया इसने। उसके बाद लास्ट किसको मिलेगा, P3 को। P3 को मिलेगा, ये रन होगा और ये कितने टाइम तक चलेगा, 2 मिली सेकेंड तक चलेगा, 21। तो सबके कंप्लीशन टाइम लिखो पहले यहाँ पर। कंप्लीशन टाइम क्या है, P1 का क्या है 10, P2 का 15, P3 का 21, P4 का 19। ठीक है, अब टर्न अराउंड टाइम निकालो सबका। टर्न अराउंड टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम है P1 का 10 माइनस 0, तो ये तो 10 ही रहेगा। 15 माइनस 2, तो ये 13। अब इसमें क्या करेंगे, 21 माइनस 3 18 एंड 19 माइनस 5 14। तो अब इसके अंदर इसको ऐड करेंगे तो 55 आ जाएगा आंसर। 55 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ये नियर अबाउट आएगा 13.75। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कहाँ पे है 13.75, वो ए। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर है। नाउ नेक्स्ट आते हैं पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम। पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम में फीफो आती है, ऑप्टिमल आती है, एलआरयू, एलएफयू, एमएफयू, ये सारी की सारी आती हैं। फीफो में क्या होता है, रिप्लेस करो ओल्डेस्ट लोडेड जॉब पेज को, यानी जो सबसे पहले नंबर पे पेज आया था उसको रिप्लेस करो। ऑप्टिमल के अंदर क्या होता है, रिप्लेस द पेज दैट विल नॉट बी यूज फॉर लॉन्गेस्ट टाइम इन फ्यूचर, यानी कि जो फ्यूचर के अंदर सबसे कम यूज हो रहा है। सपोज मैंने ये सीक्वेंस लिखी पेज की, ठीक है, अब फ्यूचर में जो सबसे कम यूज हो रहा है हम उसको रिप्लेस कर दें। ठीक है, तो वो होता है ऑप्टिमल। लीस्ट रिसेंटली यूज में कहते हैं रिप्लेस द पेज नॉट यूज फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन पास्ट। ये पास्ट के बारे में बात करते हैं कि पास्ट में जो सबसे कम यूज में आ रहा है, आया था, उस पेज को रिप्लेस करो। और एलएफयू के अंदर आता है रिप्लेस द पेज विद लोएस्ट रेफरेंस काउंट। ठीक है, तो एलएफयू होता है लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, यानी जो कम फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है, लोएस्ट रेफरेंस काउंट है जिसका सबसे कम, उस पेज को रिप्लेस करो। और एमएफयू आता है मोस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, यानी रिप्लेस द पेज विद हाईएस्ट रेफरेंस काउंट, यानी जो बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज हो रहा है उसी पेज को रिप्लेस कर दो। तो ये सारे के सारे पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिदम्स थी। नाउ पेज फॉल्ट रेट कैलकुलेट करनी हो तो कैसे करेंगे, नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हुए हैं डिवाइडेड बाय टोटल रेफरेंसेस क्या है। ठीक है, हिट रेशियो कैलकुलेट करनी हो तो हिट रेशियो होती है 1 माइनस में पेज फॉल्ट रेट को माइनस कर दो 1 में से, तो हिट रेशियो आ जाएगी। इफेक्टिव एक्सेस टाइम निकालना है तो क्या होता है इसका फॉर्मूला, हिट रेशियो इनटू मेमोरी एक्सेस टाइम, ठीक है, प्लस पेज फॉल्ट रेट इनटू पेज फॉल्ट सर्विस टाइम, ये होती है इफेक्टिव एक्सेस टाइम का फॉर्मूला, राइट। और पेज फॉल्ट सर्विस टाइम क्या होता है, ये होता है, ये इंक्लूड द टाइम टू ब्रिंग पेज फ्रॉम डिस्क टू मेमोरी, राइट। तो क्वेश्चन पे चलते हैं सीधा कि ऐसे सपोज रेफरेंस स्ट्रिंग ये दे रखी है हमें, उसके अंदर 3 फ्रेम्स को यूज करना है, फाइंड करो कि कितने पेज फॉल्ट्स ऑकर होंगे ऑप्टिमल एल्गोरिदम के अंदर। तो ऑप्टिमल एल्गोरिदम का क्या मतलब होता है कि नॉट यूज्ड फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में सबसे कम टाइम यूज की गई है हम उसी को रिप्लेस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं कि पहले हम फ्रेम्स बनाएंगे ये, ठीक है, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले 7 7 मेमोरी में नहीं है तो इसको डाल दो। ठीक है, तो यहाँ पे पेज फॉल्ट हुआ क्योंकि मेमोरी में नहीं है वो। फिर उसके बाद 7 है, 0 नहीं है, 0 को भी डालो मेमोरी में, तो यहाँ पे पेज फॉल्ट हुआ। तो 7 डल गया, 0 डल गया। अब 1 1 नहीं है ना, तो इसमें भी पेज फॉल्ट होगा। पेज फॉल्ट जब होगा जब वो मेमोरी में पेज नहीं है, राइट। अब 2, अब 2 हमें इंसर्ट कराना है मेमोरी में और मेमोरी पूरी फुल हो चुकी है। तो 2 को कैसे इंसर्ट कराएंगे, हम उस पेज को रिप्लेस करेंगे जो फ्यूचर में सबसे कम यूज हो रहा है। ठीक है, तो 2 पे हम कौन सा पेज करेंगे, फ्यूचर में देखिए लॉन्गेस्ट में 7 यूज नहीं हो रहा, तो 7 की जगह हम 2 इंसर्ट करेंगे, 0 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी पेज फॉल्ट ओकर हुआ। 0 0 के टाइम पे कोई पेज फॉल्ट ओकर नहीं, क्योंकि 0 तो मेमोरी में ऑलरेडी है। ठीक है, 0 तो मेमोरी में है ना, तो 0 के टाइम पे कोई पेज फॉल्ट ओकर नहीं हुआ। 3 के टाइम पे भी पेज फॉल्ट ओकर होगा। 3 में हम किसको रिप्लेस करेंगे, उसको देखो कि जो फ्यूचर में सबसे कम यूज हो रहा है। देखो 3 0 तो रिसेंटली यूज हो रहे हैं ना, 3 को हमें इंसर्ट कराना है यहाँ पर, और 0 यहाँ पर अभी रिसेंटली यूज हो रहा है, 2 भी यूज हो रहा है, 1 यूज नहीं हो रहा। तो हम क्या करेंगे, 1 को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे रिप्लेसमेंट में हमने 1 को रिप्लेस कर दिया। अब मेमोरी में क्या है, 302 ये अवेलेबल है। अब उसके बाद 3 के बाद दोबारा से 0 को इंसर्ट कराना है, 0 ऑलरेडी अवेलेबल है तो पेज फॉल्ट ऑकर नहीं होगा। उसके बाद 4 को इंसर्ट कराओ और मेमोरी ऑलरेडी फुल है। अब किस पेज को रिप्लेस किया जाएगा, अब किसको रिप्लेस करेंगे हम, 2303, ये ऑप्शंस हैं। तो हम 2 को रिप्लेस करेंगे, 3 को करेंगे, 0 को करेंगे या 3 को, तो हम 0 को रिप्लेस करेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो 0 को रिप्लेस करेंगे तो हम यहाँ पर करेंगे 304, 4 को इंसर्ट कराना है ना, तो 4 को इंसर्ट कराया, 2 3 ये आ गए। अब उसके बाद
4 आ गया, अब 2 को इंसर्ट कराओ, 2 ऑलरेडी प्रेजेंट है, 3 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसकी जगह पे कोई पेज फॉल्ट ऑकर नहीं होगा, ठीक है। 2 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, 3 भी ऑलरेडी प्रेजेंट है, ठीक है। अब 0 को इंसर्ट कराना है, क्योंकि मेमोरी पूरी फुल है, किसको रिप्लेस करें, तो हम 4 को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि 4 हम फ्यूचर में यूज नहीं हो रहा ना, 4 भी यूज नहीं हो रहा, 2 भी यूज नहीं हो रहा, ठीक है। हम यहाँ पे है ना, इस टाइम पे 0 के ऊपर है, तो यहाँ पे ना तो 4 यूज हो रहा, ना 2 यूज हो रहा, तो हम किसी को भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम सपोज कि इसको रिप्लेस करते हैं, तो 0 यहाँ पे इंसर्ट करा दी, ये 4 है, ये 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पेज फॉल्ट ऑकर हुआ। अब उसके बाद 3 ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो इसके ऊपर इस पे कोई भी पेज फॉल्ट ऑकर नहीं होगा। तो इसके कितने पेज फॉल्ट ऑकर हुए टोटल, 1 2 3 4 5 6 7। हम करेंगे लीस्ट रिसेंटली यूज क्वेश्चन, ठीक है। हमें नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रेफरेंस स्ट्रिंग दे रखी है हमें ये सारी की सारी विद 3 फ्रेम्स और पेज फॉल्ट ऑकर यूजिंग LRU यानी लीस्ट रिसेंटली यूज, यानी पास्ट में जो सबसे कम यूज होगा ना पास्ट में, उसको रिप्लेस करेंगे। तो सबसे पहले आता है 1 2 3, ठीक है। 1 तो 1 मेमोरी में नहीं है, पेज फॉल्ट ऑकर हुआ। फिर उसके बाद 2 भी मेमोरी में नहीं है, तो पेज फॉल्ट ऑकर हुआ। उसके बाद 1 2 3 भी मेमोरी में नहीं है, तो पेज फॉल्ट ऑकर हुआ। फिर उसके बाद 4 के लिए हम किसको रिप्लेस करेंगे, जो पास्ट में सबसे कम यूज हो रहा है, तो 1 यूज हो रहा है ना सबसे कम, तो यहाँ पर हम 1 को रिप्लेस कर देंगे 4 से, ठीक है। तो 4 आ गया मेमोरी में, पेज फॉल्ट ऑकर हो गया। उसके बाद 1 को दोबारा से लेके आएंगे, तो 4 1 एंड 3, ठीक है। 2 से रिप्लेस, क्योंकि 2 पास्ट में सबसे जो लीस्ट रिसेंटली यूज है वो 2 है, तो 2 से 1 को रिप्लेस कर दिया, तो 1 इंसर्ट हो गया, ठीक है। अब 2 दोबारा से आ गया, तो 2 को हम किससे रिप्लेस करेंगे, 3 से, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा 1 एंड 4, तो यहाँ पर क्या आ गया, दोबारा से पेज फॉल्ट ऑकर हो गया। अब यहाँ तक ठीक है। अब 5 के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे 1 2 4 5 को हम रिप्लेस करेंगे 4 से, सॉरी 4 को रिप्लेस करेंगे हम 5 से, ठीक है। तो 5 यहाँ पर आ गया, दोबारा से पेज फॉल्ट ऑकर हो गया। अब 1 क्योंकि मेमोरी में ऑलरेडी है, तो हिट हो गया, यहाँ पर भी हिट। 2 भी मेमोरी में है, 3 मेमोरी में नहीं है, तो 3 को कहाँ से रिप्लेस करेंगे, 3 के लिए हम जाएंगे 1 2 1 5 से रिप्लेस करेंगे 3 को, ठीक है। तो ये 3 आ गया, यहाँ पर पेज फॉल्ट ऑकर हो गया। अब 4 नहीं है, तो 4 को किससे करेंगे हम, 1 से, तो 4 को यहाँ पे 1 से करेंगे, तो 4 यहाँ पे इंसर्ट हो गया, पेज फॉल्ट ऑकर हो गया। 5 को किससे करेंगे, 3 और 4 लेटेस्ट थे ना, तो 5 को यहाँ पर करेंगे, ठीक है। 4 3 ये 5 यहाँ पे आ गया, तो एक और पेज फॉल्ट, तो टोटल कितने पेज फॉल्ट ऑकर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पेज फॉल्ट ऑकर हुए, तो करेक्ट आंसर इसका सी हो जाएगा। नेक्स्ट आता है नॉर्मल फॉर्म्स। नॉर्मल फॉर्म्स के अंदर बेसिक आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए। 1NF के अंदर हम एटॉमिक वैल्यूज को चेक करते हैं, एटॉमिक वैल्यूज होनी चाहिए, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट्स नहीं होनी चाहिए। 2NF के अंदर हम क्या चेक करते हैं कि कोई पार्शियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए। अब पार्शियल डिपेंडेंसी को चेक करने की कंडीशन क्या होती है कि LHS शुड बी प्रॉपर सबसेट ऑफ कैंडिडेट की, कि वो सबसेट होना चाहिए कैंडिडेट की का LHS, और जो राइट साइड है RHS वो नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होना चाहिए, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है, इट मींस कि वो 2NF में नहीं है, ठीक है। तो ये इसकी कंडीशन है। 3NF की कंडीशन क्या होती है कि कोई भी डिपेंडेंसी है वो 3NF में है, तो उसकी कंडीशन होती है कि LHS मस्ट बी कैंडिडेट की, और या फिर या तो LHS कैंडिडेट की हो या फिर RHS प्राइम एट्रीब्यूट हो, राइट। और ये क्या रिमूव करती है, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करती है, ठीक है। कोई भी नॉन प्राइम एट्रीब्यूट मस्ट नॉट डिपेंड ऑन अनदर नॉन प्राइम एट्रीब्यूट, तो ये चेक करना होता है 3NF में। BCNF क्या होता है, बॉयकॉट नॉर्मल फॉर्म, ये होती है जैसे डिपेंडेंसी है तो X सुपर की होनी चाहिए, यानी LHS मस्ट बी कैंडिडेट की, ये कंडीशन होती है। 4NF क्या होती है, मस्ट बी इन BCNF नो मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसीज एग्जिस्ट होनी चाहिए, तो कोई भी मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तो वो हम 4NF में देखते हैं। 5NF क्या होती है, ये मस्ट बी इन 4NF और नो ज्वाइंट डिपेंडेंसी को रिमूव करता है 5NF, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन आता है अ रिलेशन विद द फॉलोइंग एफडीज, जैसे ये सारी की सारी हमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है, तो हमें हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म को कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले कैलकुलेट करो कैंडिडेट की को। कैंडिडेट की को कैसे फाइंड आउट करते हैं कि पहले ना आप RHS में देखो कौन सा एट्रीब्यूट मिसिंग है, तो इसमें बी मिसिंग है, ठीक है, तो बी को लिख लो। उसके बाद C D E F सारे आ रहे हैं, ठीक है। अब बी प्लस का क्लोजर लो, बी प्लस का क्लोजर लेंगे तो सारे के सारे एट्रीब्यूट आ रहे हैं, बी प्लस का अलग से हम क्लोजर लेंगे तो कोई एट्रीब्यूट ही नहीं आ रहा, तो हम उसके साथ अब ज्वाइन करते रहेंगे ए का एट्रीब्यूट, यानी ए बी प्लस इन दोनों के का हम क्लोजर निकालेंगे। तो क्लोजर निकालो ए बी प्लस का, तो क्या आता है, ए बी प्लस में ए बी आएगा, उसके बाद सी, फिर अब सी से डी ई डिराइव हो गए हैं, ठीक है। अब डी ई से एफ डिराइव हो रहा है, तो सारे के सारे एट्रीब्यूट्स आ गए, तो ये ए बी का क्लोजर यानी कि ए बी कैंडिडेट की बन सकता है। अब बी के साथ सी को रखो,
ठीक है, सी बी प्लस लिखो, सी बी प्लस लिखेंगे तो सी भी बन सकता है। उसके बाद हम सी से क्या डिराइव कर सकते हैं, डी और ई को डिराइव कर सकते हैं। ठीक है, ई से एफ को डिराइव कर सकते हैं, एफ से ए को डिराइव कर सकते हैं। तो सी बी प्लस से भी सारे के सारे एट्रीब्यूट डिराइव हो रहे हैं। सिमिलरली एफ बी और ई बी, इनसे भी हम सारे एट्रीब्यूट डिराइव कर पाएंगे। तो हमारा कैंडिडेट की क्या बना, ये सारे के सारे कैंडिडेट कीज बन गए हैं। ठीक है, अब जो कैंडिडेट की का पार्ट है वो तो बनते हैं प्राइम एट्रीब्यूट, क्योंकि ये ए बी सी ई एफ, ये क्योंकि कैंडिडेट कीज ही है ना, तो ये सारे के सारे तो प्राइम एट्रीब्यूट हो गए। नॉन प्राइम एट्रीब्यूट क्या होगा, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट होगा जो कैंडिडेट की का पार्ट नहीं है, तो वो आ जाएगा डी। डी क्या है, नॉन प्राइम एट्रीब्यूट। अब ये फाइंड आउट कर लिया ना, अब हम नॉर्मल फॉर्म्स फाइंड आउट करेंगे। तो बीसीएनएफ, बीसीएनएफ की कंडीशन क्या होती है कि एलएचएस कैंडिडेट की ही होना चाहिए। तो इस पे देखिए एलएचएस कैंडिडेट की है, हाँ है। ए बी प्लस कैंडिडेट की थी ना ए बी, तो ये तो कैंडिडेट की है। और उसके बाद कुछ भी चेक नहीं करेंगे, यानी कि ये क्या है, बीसीएनएफ में है। ये बीसीएनएफ में है तो ये 3NF में भी, 2NF में भी, 1NF में भी है। ठीक है, अब सी डिराइव कर रहा है डीई को। ठीक है, इस फंक्शनल डिपेंडेंसी पे चेक करेंगे। अब ये देखिए क्या ये इसके अंदर जो एलएचएस है वो क्या वो कैंडिडेट की है, नहीं है, तो ये बीसीएनएफ में नहीं है। फिर 3NF की कंडीशन चेक करेंगे। 3NF की कंडीशन क्या होती है कि एलएचएस कैंडिडेट की हो और आरएचएस प्राइम हो। तो इसमें तो कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी, ना तो एलएचएस कैंडिडेट की है, ना ही आरएचएस प्राइम एट्रीब्यूट है, क्योंकि इसमें एक नॉन प्राइम एट्रीब्यूट आ गया, तो ये 3NF भी नहीं है। 2NF की कंडीशन क्या होती है कि कंडीशन की कोई भी डिपेंडेंसी 2NF में नहीं है, उसकी क्या होती है कि एलएचएस पार्ट होना चाहिए कैंडिडेट की का, एलएचएस पार्ट होना चाहिए कैंडिडेट की का, प्लस आरएचएस नॉन प्राइम होना चाहिए। ठीक है, तो ये है नॉन प्राइम है और ये पार्ट है कैंडिडेट की का, तो ये क्या है, पार्शियल डिपेंडेंसी एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये 2NF में नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सिर्फ 1NF में है। सिमिलरली अब E डिराइव्स F, ये चेक करना है, तो BCNF में नहीं है, क्योंकि E जो है वो क्या है, पार्ट है कैंडिडेट की का, तो ये BCNF में नहीं है। 3NF में चेक करेंगे कि या तो ये कैंडिडेट की हो LHS, या फिर RHS क्या हो, प्राइम एट्रीब्यूट हो। तो F क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है ना, तो ये क्या है, 3NF में है। 3NF में है तो बाय डिफॉल्ट ये 2NF और 1NF में भी है। सिमिलरली F डिराइव्स A, तो ये क्या है, बीसीएनएफ में नहीं है क्योंकि ये कैंडिडेट की नहीं है, तो ये कर क्रॉस। और जो एफ डिराइव ए कर रहा है वो क्या है, ये क्या है, प्राइम एट्रीब्यूट है ना, तो इसका मतलब क्या है, ये 3NF में है, 2NF में है, 1NF में है। राइट, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर, इसका आंसर क्योंकि यहाँ पे सबसे मिनिमम क्या है, 1NF। 1NF के अंदर सारी की सारी डिपेंडेंसीज जो है 1NF में है, तो इसका आ जाएगा हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म 1NF। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्ड फॉर दीज इंस्टेंसेज। अब इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसीज फाइंड आउट करनी है। तो ए डिराइव बी, कि ए यूनिकली डिराइव कर रहा है बी, यानी 8 के लिए 1, 8 के लिए 1, ठीक है, 10 के लिए 2, 10 के लिए 2, 12 के लिए 4, फिर 14, यानी हर एक जो ए की वैल्यू है उसके लिए अलग से कोई बी की वैल्यू डिराइव हो रही है। 8 के लिए 1 ही हो रही है हर जगह, 10 के लिए 2 हो रही है, 12 के लिए 4 एंड 14 के लिए 5, तो ये क्या है, करेक्ट है। ठीक है, नाउ अब बी के लिए ए, बी डिराइव कर रहा है ए को। ठीक है, अब ये चेक करेंगे, तो देखिए बी की वैल्यू 1, 1 के लिए 8 वैल्यू आ रही है, 1 के लिए 8 हो रही है, 2 के लिए 10, 2 के लिए 10, 4 के लिए 12, 5 के लिए 14, तो ये भी करेक्ट है। अब ए डिराइव सी, अब ए डिराइव सी कर रहा है, यानी कि ए की हर एक वैल्यू के लिए ये अलग से वैल्यू, मतलब कि ए डिराइव सी, तो देखिए 8 14 को कर रहा है, 8 16 को, यानी ये तो गलत हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि एक टाइम पे 8 तो 14 डिराइव कर रहा है, एक टाइम पे 8 16 डिराइव कर रहा है, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, एक टाइम पे 10 16 डिराइव कर रहा है, 10 एक टाइम पे 14, तो ये भी गलत है। अब ए बी सी को डिराइव कर रहे हैं, ये देखिए ए और बी, यानी 8 प्लस 1 14 को डिराइव कर रहे हैं, 8 और 1 16 को डिराइव कर रहे हैं, तो अलग अलग डिराइव कर रहे हैं ना दोनों। यहाँ पे 10 और 2 16 को, 10 और 2 14 को, तो ये भी गलत, तो ये भी गलत हो जाएगा, इसमें फंक्शनल डिपेंडेंसी होल्ड नहीं कर रही। 14 8 को कर रहा है, 16 8 को कर रहा है, और एक 16 10 को कर रहा है, तो ये भी गलत, तो करेक्ट हो जाएगा ये दोनों की दोनों क्या है, फंक्शनल डिपेंडेंसीज होल्ड हो रही है। ठीक है, सिमिलरली इसमें हाईएस्ट नॉर्मल फॉर्म फाइंड आउट करनी है आपको, तो वो करेंगे, पहले हम कैंडिडेट की फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, कैंडिडेट की के लिए हम क्लोजर लेंगे सारे एट्रीब्यूट्स का, और उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी नॉर्मल फॉर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। राइट, तो ये क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए, इसको करना, और सारे के सारे कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे मुझे। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि फॉर अ रिलेशन, फॉर रिलेशन ये दे रखा है एफ डी, हमें सारी कैंडिडेट की फाइंड आउट करनी है। तो इसके अंदर क्या मिसिंग है, पहले आरएचएस में देखिए ए मिसिंग है, तो ए प्लस का क्लोजर, ए का क्लोजर लो, तो ए के क्लोजर से ए बी सी, क्योंकि ये डिराइव कर रहा है बीसी को। ठीक है, अब जो सी डी
बी क्या डिराइव कर रहा है, बी डिराइव कर रहा है डी को, तो डी लिख लो। अब सी डी डिराइव कर रहा है ई को, तो ए से सारे के सारे हमने फाइंड आउट कर लिए। अब और क्या बन सकता है, ए सी। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, ए पॉजिटिव ए मिल गया, तो ए को मिला, ए के साथ हम कुछ भी एट्रीब्यूट लेंगे तो हमें कैंडिडेट की मिलती जाएंगी ना। तो हमें तो मिनिमम कैंडिडेट की क्या होती है, मिनिमम एट्रीब्यूट्स को लेके जो हम बना रहे हैं, ठीक है, तो वो होती है कैंडिडेट की। तो मिनिमम एट्रीब्यूट तो ए ही है, तो करेक्ट आंसर इसका ए ओनली आ जाएगा, कि हम जो कैंडिडेट की है वो ए ही है इस रिलेशन। आज के लिए इतना ही। रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो आईपी एड्रेसिंग के ऊपर आएंगे और जो नंबर सिस्टम के ऊपर आएंगे वो हम अपनी आने वाली वीडियो में कवर करेंगे। तो थैंक यू।